कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आखिर लिया कहाँ से गया है? जी हाँ, ये लिया गया है लैटिन वर्ड से और उस वर्ड को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टम। कॉन्ट्रैक्टम का मतलब होता है ड्रॉन टुगेदर, मीन्स कोई चीज़ अगर आप साथ में मिलकर काम कर रहे हो तो उसे ही कॉन्ट्रैक्टम कहा जाता है लैटिन भाषा में, और उसी से लिया गया है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। तो अब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टम की एक्चुअल डिफिनेशन क्या है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग, जो कि सेक्शन 2H में दी गई हुई है। तो सेक्शन 2H क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब क्या कह रहा है ये? इसके कहने का मतलब है कि आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो, अगर उसको आप कोर्ट के दायरे में लेके जा सकते हो अपनी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को, तो उसे ही कहते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। और कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन याद करो, बहुत सारे लोगों ने, जैसे मिस्टर सालमन ने भी डिफिनेशन दी हुई है और भी 2-3 लोगों ने डिफिनेशन दी हुई है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन सबसे इजी है याद करने के लिए और सबसे इजी है समझने के लिए भी। अब दूसरी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं जो कि दी है मिस्टर सालमन ने। सालमन जी कहते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। मतलब कहना ये भी वही चाह रहे हैं, बस इनकी लैंग्वेज, इनके वर्ड्स, ये जो वर्ड्स चूज किए हैं वो थोड़े अलग हैं। इनका कहने के अनुसार कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि दोनों पार्टियों के बीच में उनकी जिम्मेदारी बताता है उन लोगों को। जी हाँ, सालमन की डिफिनेशन ये है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन कुछ और है। अब आती है मिस्टर पोलक की डिफिनेशन। उन्होंने कहा है कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेम बात, वही सेम बात जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन में दी गई हुई है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसी को इन्होंने पैसिव वॉइस में लिख दिया है। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट है उसे आप इन्फोर्स कर सकते हो तो वही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ एग्रीमेंट की। अब जानते हैं कि एग्रीमेंट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्रीमेंट होता है, ये हम जान गए, लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है ये अब हम जानते हैं, जिसकी डिफिनेशन दी गई हुई है सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और इसके अनुसार इसकी डिफिनेशन ये है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब क्या कहता है ये डिफिनेशन ये कह रही है कि अगर कोई प्रॉमिस या बहुत सारा प्रॉमिस मिलकर एक दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसे ही एग्रीमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल है। कितना सिंपल है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स इफ एनीवन इज प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग, यू बोथ आर गेटिंग कंसिडरेशन, देन दिस इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। मीन्स अगर कोई आपको ऑफर देता है कि मिस्टर XYZ आप क्या मेरी ये बाइक लेना चाहोगे 10,000 रुपए में, तो आपने कहा हाँ मैं लेना चाहता हूँ, तो मतलब आपने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं लूंगा। तो अब इस केस में आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया है। ऑफर उसने दिया, प्रॉमिस आपने किया, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रही है। एक बंदे को मिल रही है बाइक, एक बंदे को मिलेगा पैसा। ऐसे सिचुएशन में इसी को ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सॉरी इसको ही एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, कि एक दूसरी पार्टी को भी कंसिडरेशन मिल रहा है, इसको भी कंसिडरेशन मिल रहा है। एक बंदे ने प्रॉमिस कर दिया, एक ने ऑफर कर दिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। अब तक तो आप जान गए कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं। अब देखते हैं एग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स के नहीं होते हैं, सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल एग्रीमेंट, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि कॉमर्स इंक्लूड होगा, तो कमर्शियल एग्रीमेंट। अगर कॉमर्स नहीं इंक्लूड है तो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। कॉमर्स किस में इंक्लूड है? अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई सामान बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर कोई व्यापार करने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर
इसी तरीके की किसी भी चीज़ के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो होता है कॉमर्शियल एग्रीमेंट। और अगर आप इन सब चीज़ों से हट कर किसी और चीज़ के लिए कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो सारे आते हैं नॉन कॉमर्शियल एग्रीमेंट के दायरे में। जैसे कि आप पर्सनल एग्रीमेंट, आप अपने बीवी को बोलते हो कि मैं अपनी बीवी को एक डायमंड का नेकलेस दूंगा, ये भी एक तरीके का एग्रीमेंट है, बट ये पर्सनल है। दूसरा तरीके का होता है सोशल एग्रीमेंट। दूसरे तरीके के सोशल एग्रीमेंट मीन्स आप समाज के लिए कुछ करने जा रहे हो तो वो भी एक तरीके का सोशल एग्रीमेंट है, ना कि कोई कमर्शियल एग्रीमेंट। और भी बहुत तरीके के नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि रिलीजियस एग्रीमेंट्स और मोरल एग्रीमेंट्स। अगर आप रिलीजियस से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट तो है बट वो रिलीजियस एग्रीमेंट है। और लास्ट में आप देखते हो मोरल एग्रीमेंट, किसी के ऊपर आप एक मोरल एग्रीमेंट मीन्स जैसे आप किसी के ऊपर दया खा जाते हो। और समाज के लिए, नैतिकता के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट किसी के साथ करते हो तो उसे कहते हैं मोरल एग्रीमेंट। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। कॉमर्शियल एग्रीमेंट मीन्स वो काम से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, व्यापार से, परचेज सेल से रिलेटेड है। ये एग्रीमेंट को आप, इस एग्रीमेंट में आप अपनी पार्टी को कोर्ट के दायरे में ला सकते हो क्योंकि ये होता है इन्फोर्सेबल। कॉमर्शियल एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल एंड नॉन कॉमर्शियल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और एट लॉ। अब जानते हैं कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, एग्रीमेंट तो कोई भी एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अगर एग्रीमेंट में मौजूद नहीं है तो वो सिर्फ नॉन कॉमर्शियल एग्रीमेंट बन के रह जाएगा और कॉमर्शियल एग्रीमेंट नहीं बनेगा। और अगर कॉमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है तो आप वो इन्फोर्सेबल भी नहीं है। एंड द एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो किसमें इन्फोर्सेबिलिटी है? कॉमर्शियल एग्रीमेंट में। किसमें इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है? नॉन कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स में। तो एग्रीमेंट को कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर उनमें इंक्लूडेड है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को ही हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ही नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट है फ्री कंसेंट, मतलब कि पार्टी जो तुम्हारी अपोजिट पार्टी है, आप उससे जो एग्रीमेंट कर रहे हो उसकी सहमति एकदम खुले दिमाग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, किसी भी तरीके का डरा रहे हो, धमका रहे हो, इमोशनल किसी भी तरीके का मारपीट कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। अगर ये सब आप करते हो तो आपका एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अगर आप ये सब नहीं करते हो और आपका पार्टनर अपने मन से बिना किसी दबाव में आके आपको सहमति दे रहा है, वो हो गया फ्री कंसेंट। तीसरा पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीन्स आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पॉइंट्स हैं वो एकदम सर्टेन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ओब्लिगेशंस, लॉफुल कंसिडरेशन, और अगला है लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर है कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, अगला है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये सारे अलग अलग जो भी फैक्ट्स हैं, अगर ये एग्रीमेंट में मौजूद रहेंगे तो एग्रीमेंट कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर ये एलिमेंट्स लैक करते हैं या फिर नहीं होते हैं किसी भी एग्रीमेंट में, तो वो मेरली एग्रीमेंट ही बन के रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पहला पॉइंट निकल कर आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से पहले
कोई भी आदमी किसी के सामने जाके प्रस्ताव रखता है कि क्या तुम मेरे साथ ये बिजनेस करोगे, या फिर तुम क्या मेरे साथ ये काम करोगे, तुम अपना सामान बेचोगे मुझे, तो सामने वाला फिर अपनी सहमति जताता है कि हाँ मैं ये करूँगा या फिर ये नहीं करूँगा। अगर वो आपके साथ करने के लिए तैयार है, मीन्स आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, ये हो गया एग्रीमेंट। ठीक है। अब अगर आप यही किसी कॉमर्स से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हो तो इसको आप कह दोगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑल द कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स आर इनफोर्सेबल एट लॉ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि when someone offers something to sell or purchase or to do or not to do anything to anyone, then this is what called an offer. And if the other person accepts to offer in the same manner as the first person offered, then this is called an acceptance. And when we combine both offer and acceptance, then it forms an agreement, which is the first and very important element of all the contracts. जी हाँ, कोई भी आदमी आपसे या किसी और से जाकर किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी चीज़ को ना करने के लिए, जैसे कि रमेश कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि तुम दोबारा मेरे घर में नहीं आओगे, 10,000 रुपये ले लो। तो मैं और रमेश ने एग्रीमेंट किया कि भाई 10,000 रुपये ले लो। रमेश ने कहा हाँ मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे घर, 10,000 रुपये मुझे दे दो। मैंने उसे कंसिडरेशन दिया, मुझे भी एक कंसिडरेशन मिला, तो कंसिडरेशन मिला, एग्रीमेंट हो गया ये। लेकिन अब देखते हैं कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, मीन्स बन गया एग्रीमेंट। तो ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि भाई ऑफर भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो, वो उसमें आप सामने वाली पार्टी को जो पैसा देते हो, जो भी आप कंसिडरेशन दे रहे हो, कंसिडरेशन मतलब भुगतान, जो भी भुगतान कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। वरना ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैंने किसी से काम करवाया, 10,000 रुपये का काम करवाया, अब मैं उसको 10,000 रुपये का रुपया ना दे करके मैं उसे बोलता हूँ कि मिट्टी ले लो, मिट्टी ले लो भाई, पैसे तो मैं नहीं दे सकता, मैं बदले में तुम्हें दे रहा हूँ 10,000 की मिट्टी। लेकिन वो मिट्टी लॉफुल नहीं है। आप लॉफुल मीन्स चेक, कैश, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ें अगर दे रहे हो बदले में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट वहीं पे खारिज हो जाएगा। तो ये दूसरा एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक भी एलिमेंट्स अगर मिस होता है तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होगा। तो इससे हम ये समझ में आते हैं कि अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम वो मेरे लिए कर रहा है उसके बदले में मैं उसे जो पैसे दे रहा हूँ वो लॉफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10,000 की मिट्टी मैंने दे दी, मैंने 10,000 का चावल दे दिया, ले जाओ भाई, 10,000 का भंगार मेरे घर में पड़ा हुआ था कि चलो रमेश 10,000 का भंगार लेके जाओ, मैंने तुम्हारा 10,000 रुपये का तुम मेरा काम किया, बदले में मैं कैश तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुमको दे देता हूँ ये लोहा। अब रमेश को लोहा क्या लॉफुल है? नहीं, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है ये। तो ये दूसरा पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना ही चाहिए। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, सॉरी कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी मीन्स ऐसी कैपेसिटी नहीं भाई मेरी कैपेसिटी बहुत है, वैसा कैपेसिटी नहीं। कैपेसिटी मीन्स आपकी एज, आपकी क्षमता, आपकी उम्र, ये सारे मायने करते हैं कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में। जैसे कि कैपेसिटीज ऑफ पार्टी मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टी। पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस according to the section 11. These are the person who are not capable of entering into contract. तो कौन कैपेसिटी, क्या क्षमता है, क्या काबिलियत है इंसान की कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आप करने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि आप जिसके साथ, सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट का या नहीं है।
तो इसीलिए लॉ ने कुछ लोगों को बताया कि इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और वो लोग हैं फर्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा इंसान जिसका दिमाग स्थिर ना हो। जैसे इसमें आते हैं ल्यूनाटिक, मतलब जो बचपन से पागल हो। आपके स्क्रीन पर जो स्लाइड आएगी उसमें आप देखोगे कि बचपन से पागल वर्ड को क्रॉस किया गया है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसे एग्जाम में लिख के मत आना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर आपको ल्यूनाटिक हो गया, और माइनर पर्सन हो गया। माइनर मीन्स ऐसा इंसान जिसकी एज 18 साल से कम हो। वरना कल को मैं एक छोटे से बच्चे को पकड़ के बहला फुसला के बोलता हूँ चलो बेटा इस पे साइन कर दो, वैसे केस में आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो आप माइनर के साथ भी नहीं कर सकते हो। तीसरा बंदा आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने मना किया है, जिसको कानून ने मना किया है कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज कोई अलाइन एनिमी, जैसे आपके दो देशों में वार छिड़ गई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। तो इस समय पे आप पाकिस्तान के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये सब होता है कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और माइनर्स, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में एक बंदा और भी आता है जो कि जिसे हम कहते हैं ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन पी के उसका दिमाग ठिकाने नहीं होता है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सारी बड़ी बड़ी डीलें, सारी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मिनिमम 55% की गारंटी लेता हूँ कि मिनिमम 55% जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पी के ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीना है। तो लेकिन अगर आप पी के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उस समय सरकार ये ऐसा मानती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि द पर्सन वॉज ड्रंकन, द पर्सन वॉज ड्रंक एंड यू कैन नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ ड्रंकन पर्सन। तो अगर आप किसी भी पिए हुए इंसान से, या फिर जो पागल है, या फिर जिसे पागलपन का दौरा पड़ता है, ये सारे तीनों आदमी आते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में। तुम बच्चे के साथ भी नहीं कर सकते जो माइनर होता है, और ऐसे भी इंसान के साथ नहीं कर सकते जिसे कानून ने मना किया है कि भाई इसके साथ नहीं करना, तो आप उसके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी। अब अगला आता है फ्री कंसेंट। अगला एलिमेंट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताया था। फ्री कंसेंट मीन्स जैसे कि एक बंदा है रमेश, मैं रमेश के पास जाता हूँ कि और उसको बोलता हूँ तो मैं रमेश को बोलता हूँ कि सुनो ये मुझे साइन कर दो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तो तुम ये कर लो वरना मैं अपने फांसी लगा लूंगा। तुम जानते नहीं हो हमारे चाचा विधायक हैं। तुम इस तरीके की बातें करते हो और उसको मेंटली प्रेशराइज करके तुम किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवाते हो, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हैं। जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर आदमी की जो सहमति है वो अपने फ्री माइंड से नहीं दी है, उसने किसी भी तरह के दबाव में आकर दी है। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट में आपकी सहमति या सामने वाले की सहमति फ्री माइंड से नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो आपका एग्रीमेंट खारिज हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाएगा। तो इसलिए सामने वाले की सहमति खुले माइंड से होनी चाहिए, ना कि किसी प्रेशर में आके, ना भी किसी तरीके की मार पीट, जोर जबरदस्ती, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर, इमोशनल टॉर्चर, ये सब कुछ भी आप लेकर के अगर आप एग्रीमेंट करने जाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। अब अगला इसेंशियल पॉइंट हमारे सामने उभर कर आता है कंसेंसस एट आइडम, मीन्स सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आपको सर्टेन होना पड़ेगा। आप अगर किसी भी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो तो आपको सारी बातें फैक्ट टू फैक्ट लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि सपोज मेरे पास दो मोबाइल हैं, एक मोबाइल है मेरा सैमसंग J5, दूसरा मोबाइल है Huawei P20 Pro। तो अगर मैं अपने दोस्त आशीष को बोलता हूँ कि आशीष क्या तुम मेरा मोबाइल 10,000 रुपये का लोगे, तो आशीष
सोचता है Huawei P20 Pro के बारे में, मैं उसे बता रहा हूँ Samsung J7 के बारे में। अब मेरे पास 2 मोबाइल है, तो मैं कल को ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई मैंने तो इस मोबाइल के बारे में कहा था, मैंने उस मोबाइल के बारे में कहा था। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे आपके पास 4 घर है, आप किसी एक से बंदे से बोलते हो कि क्या तुम मेरा घर लेना पसंद करोगे 50 लाख रुपए में, वो अगला हाँ बोल देता है, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप बोल किसी और घर के बारे में रहे हो, वो सोच किसी और घर के बारे में रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कंसेंसस एड आइटम होता है, मीन्स सर्टेनिटी इज नॉट गिवन। आप सर्टेन नहीं हो कि आप कौन से घर के बात कर रहे हो, कि वो जो आपने पार्क स्ट्रीट में लिया हुआ है या फिर जो मैंने बड़ा बाजार में लिया हुआ है। तो इस तरीके के लिए एग्रीमेंट आपके एकदम इनवैलिड हो जाएंगे। आपको चाहिए कि सारी बातें फैक्ट टू फैक्ट लिखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इट मीन्स द 2 पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम मैनर and in the same sense. For example, Ram have 2 bike, Pulsar and Ninja. He told Syam, will you purchase my bike for 40,000? And Syam said, yes, I will. अब देखो, वो बेचने की कौन सी बाइक की बात कर रहा है? पल्सर। श्याम समझ कौन सी बाइक रहा है? निंजा। उसने हाँ कह दिया, लेकिन आप सर्टेन नहीं थे अपने एग्रीमेंट में कि भाई कौन सी बाइक आप बेचना चाहते हो जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब अगला एसेंशियल पॉइंट निकल कर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। आप सपोज किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई मैं तुमको 5,000 रुपए देता हूँ, आज से हम लोग मिलके जाके एक एक को पकड़ के मारेंगे। क्या ये लीगल है? नहीं, ये लीगल नहीं है। जैसे आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हो कि चलो भाई आज से हम लोग बम बनाना चालू करते हैं, तो बम बनाना चालू करते हो तो बम बनाना तो इलीगल है भाई, तुम बना नहीं सकते ऐसे। तो बम बनाने के लिए आप किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है, वो इलीगल है, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये एक बहुत जरूरी टर्म है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। मीन्स लॉ उसको परमिशन दे रहा है, जो परमिशन देता है लॉ, अगर वही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वही सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो ये होता है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो आप नहीं करते हो ये गलत बात है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का अगला एलिमेंट आता है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो डिक्लेयर वॉइड नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, अगर आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको वो सरकार ने पहले ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, उनको अगर आप करते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि पहला आप जाओगे वेजरिंग एग्रीमेंट्स, मीन्स शर्त लगाना। आप जब स्क्रीन पर देखोगे तो शर्त एक क्रॉस किया गया हुआ है, क्योंकि वो आपको समझने के लिए लिखा गया है, लेकिन आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। तो आप समझ लो कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए शर्त लगा रहे हो, या फिर कि भाई अगर कल बारिश होगी तब मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, दोनों पार्टी एग्री हो जाती है, तो इसमें एक तरीके की शर्त है कि अगर बारिश होती है तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे, बारिश नहीं होती है तो मैं तुम्हें दूंगा। इस टाइप के कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट एकदम बेकार के कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स वो एकदम उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये आता है कि अगर एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अगर आप किसी की शादी रुकवाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी वो इनवैलिड है। शादी आप रुकवा नहीं सकते, लीगली आप शादी रुकवा नहीं सकते, क्योंकि सरकार के अनुसार कि कोई भी लड़का लड़की एडल्ट है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, आप उसको शादी करने से रोक नहीं सकते हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो
अगर आप किसी भी, समझ लो एक है राम एक है सीता, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं किसी से बोलता हूँ कि भाई इन दोनों की शादी तुड़वा दो, ये लो मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ, 50,000 रुपये लोगे तुम और तुम इनकी शादी तुड़वा दोगे। वो एग्रीमेंट अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है, उसको अगर मैं कोर्ट में नहीं उसको केस नहीं फाइल कर सकता उसके ऊपर, क्योंकि इसको तो पहले से सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है वॉइड। तो आप कैसे वॉइड एग्रीमेंट कैसे कर सकते हो किसी के साथ? वॉइड एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, आप किसी की शादी नहीं रुकवा सकते। उसी तरीके से एक एग्रीमेंट और आता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो कि भाई, जैसे मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि रमेश से कि रमेश तुम यहाँ पर बिजनेस नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, लो 10,000 रुपये जाओ भागो यहाँ से। लेकिन वो 10,000 रुपये भी ले लेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, चाहे आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाए हो, क्योंकि वो वॉइड एग्रीमेंट है शुरू से ही। तो ऐसे तीनों केसेस जहाँ पर आप किसी की शादी रुकवाने के लिए एग्रीमेंट करते हो, या किसी का व्यापार रुकवाने के लिए एग्रीमेंट करते हो, या फिर कोई शर्त लगाकर एग्रीमेंट करते हो, कोई शर्त या एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट मीन्स इट इज डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। अगर किसी हैपनिंग पे डिपेंड है कि जैसे कल बारिश होगी तो ही ये होगा, कल इंडिया जीतेगी तो ही मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा, तो इस तरीके के एग्रीमेंट को सरकार ने पहले ही वॉइड किया है। अगर आपके साथ कोई भी ये एग्रीमेंट करता है या आप किसी के साथ करने जाते हो, तो आप ये समझ लो कि आप उसे कोर्ट के दायरे में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड। अगला पॉइंट निकल कर आता है पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एग्जीक्यूट करने के लिए पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने मिस्टर श्याम से एग्रीमेंट किया कि भाई 10 करोड़ रुपए मैं तुमको दूंगा, जाओ पूरे कलकत्ता की हवा रोक दो। उसने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया कि हाँ मैं रोक दूंगा, लेकिन बाद में वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इम्पॉसिबल है इस हवा को रोक पाना। जैसे मैं किसी से कहता हूँ कि भाई तुम सागर की लहरों को रोक दो, सागर का पानी पी जाओ पूरा, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए देता हूँ, सागर का पानी पी जाओ या फेंक दो, कुछ भी कर दो। उसने पैसे ले लिए और मैं उल्लू बन गया, क्योंकि वो एग्रीमेंट में वो काम करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ कर रहे हो जिसमें किसी भी पार्टी का काम करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो इन सारी बातों का ध्यान बिल्कुल भी रखना। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब कि अगर जिसे आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिए तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसके साथ लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हो। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ, मैं सपोज मैं अपने फ्रेंड को आशीष को बुलाता हूँ कि भाई मेरे बर्थडे पे आ जा, बड़े मस्त पार्टी करेंगे, लेकिन मेरा फ्रेंड आशीष आता नहीं, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए कि भाई आशीष आ जा, तो आशीष नहीं आता है, तो आशीष को मैं कोर्ट के दायरे में खड़ा नहीं कर सकता, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं आऊँगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा रिलेशन पर्सनल रिलेशन है, ना कि कोई अरे यार कोई लीगल रिलेशन नहीं है, कोई भी लीगल रिलेशन नहीं है यहाँ पर। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। इवन आफ्टर आशीष प्रॉमिस्ड मी टू कम एट माई बर्थडे पार्टी। तो मतलब आप समझ रहे हो कि आपका इंटेंशन वही होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़, जैसे आपके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें इस बर्थडे पे बाइक तो मैं दे के रखूँगा, दे दूंगा, गारंटी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पापा बर्थडे पे तुम्हारे बाइक ना देकर बाइक की फोटो लेकर आ जाते कि ये लो बेटा,
तो उस समय तुम अपने पापा को कोर्ट के दायरे में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि वहां पर आप दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाना नहीं था, जस्ट पर्सनल रिलेशनशिप बनाना था। तो इसलिए अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर दोनों लोग का इंटेंशन कमर्शियल होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए होना चाहिए, ना कि पर्सनल या फिर सोशल चीजों के लिए होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से निकल के आया है, कॉन्ट्रैक्ट कब लागू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लागू हुआ है, एग्रीमेंट किसे कहते हैं, एग्रीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, और एग्रीमेंट में कौन कौन से एसेंशियल टर्म्स ऐड हो जाते हैं, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी के लिए जो मैंने टर्म्स बताए आपको, जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, वो एलिमेंट्स अगर होते हैं तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। शुरू से अंत तक देखने के लिए इस वीडियो का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाना, ना ही नीचे वाला बटन दबाना। कई लोग नीचे वाला बटन दबा देते हैं, लेकिन आपको ऊपर वाला बटन दबाना, ऐसे ऐसे, जैसा 1 रुपए के कॉइन में बना रहता है ना कि ले भाई, वैसा ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।